गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़ेबा है, मेरा ताल्लुक़ झारखंड से है। यूजीसी नेट जून 2025 के एग्ज़ाम में मैंने 226 नंबरात के साथ जेआरएफ के लिए क्वालिफ़ाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने अपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि जून 2024 के एग्ज़ाम में पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाई किया था। फिर मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में दिसंबर 2024 में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़ाई किया था। उस वक्त भी मैं बस चंद नंबरात की वजह से मेरा जेआरएफ मैं जेआरएफ के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी, लेकिन उसका कोई गम नहीं है। जैसे कि अभी मैं शेर पढ़ रही थी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो उस वक्त भी मैंने हार नहीं मानी और एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद मैंने रिज़ल्ट का वेट नहीं किया। मैं एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद फिर से तैयारी में लग गई। उम्मीद तो थी उस वक्त भी कि हाँ, हो सकता है शायद जेआरएफ हो जाए, लेकिन ये भी थोड़ा डर लगा हुआ था कि अगर ना हो पाए तो। और चूँकि जो वक्त वो काफ़ी कम होता है और मैं उस वक्त 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद, एग्ज़ाम जब मेरा दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ तो उसके 2-3 दिनों बाद से मैंने फिर अपनी तैयारी शुरू से स्टार्ट कर दी। तो इसके बाद अगर मैं सबसे पहले तो अपनी इस कामयाबी के लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। इसके बाद मैं नूरी एकेडमी की पूरी टीम ख़ुसूसन अताउर रहमान नूरी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ना सिर्फ़ एक टीचर की हैसियत से बल्कि एक गाइड की हैसियत से भी उन्होंने वक्तन-फ़वक्तन हम लोगों को गाइड किया, ज़रूरत पड़ने पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया। यानी उनकी गाइडेंस में हमारे लिए पढ़ना और आसान हो जाता था। इसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो रांची यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि ये मंच, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है आज उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने में जिन लोगों ने यूजीसी नेट के इस सफ़र में मेरा साथ दिया। तो उन तमाम टीचर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी पूरी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी फैमिली माशाल्लाह स्टार्टिंग से ही काफ़ी सपोर्टिव रही है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। इसके बाद मतलब शायद वो जो फीलिंग होती है, यानी कि जेआरएफ हो गया, वो फीलिंग अभी तक वो यकीन करना थोड़ा मुश्किल, मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वाक़ई में मेरा भी जेआरएफ हो गया। तो मेरी जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की, यानी कि जेआरएफ होने तक स्टार्टिंग से, तो मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। शायद मेरी बातें किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पिछले साल, यानी कि जून 2024 के आसपास से ही स्टार्ट हुई थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो सब तैयारी कर रही थी, नेट की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी तैयारी करो। स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं था और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था कि तैयारी किस तरह से की जाती है या इसमें क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने दूसरे लोगों की देखा देखी वो तैयारी अपनी स्टार्ट की, तो बहुत ज़्यादा मुझे पता भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे सिलेबस का भी पता नहीं था कि सिलेबस क्या है। फिर एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे मैं कुछ देख रही थी, तो यूट्यूब पे देखते-देखते नूरी सर का एक लेक्चर मुझे मिल गया। वो यूनिट 9 का था। वो जब मैं लेक्चर सुन रही थी, वो नूरी सर वहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे, इतने अच्छे अंदाज़ से वो पढ़ा रहे थे। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो इतना अच्छा था, यानी कि सारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाते जा रहे थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने नूर एकेडमी पे बाकी उनकी जो वीडियोज़ है वो सर्च की और यूनिट 9 की तकरीबन सारी वीडियोज़ वहाँ पे है। मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट देखी, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे, मैंने देखी और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने फिर नूरी एकेडमी का जो नया बैच स्टार्ट होने वाला था दिसंबर 2024 के लिए, फिर मैंने वहाँ पे सर से बात की, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला, मैंने सर से बात की और मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे। उसके बाद ये मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद जब जून 2024 का एग्ज़ाम हो रहा था, उस वक्त मेरी तैयारी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस वो मेरा स्टार्टिंग ही था। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में गई। पेपर 1 का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बस पेपर 1 में जो डीआई मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से मेरा काफ़ी अच्छा है, तो बस वो थोड़ा ठीक-ठाक था। बाकी मुझे आइडिया भी नहीं था कि पेपर 1 में किस तरह के सवालात आते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, वो कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन वो फिर मैं
जून वाले एग्ज़ाम में मैं बैठी, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था। दोबारा फिर सितंबर में जब एग्ज़ाम हुआ तो मुझे फिर से थोड़ा आइडिया मिल गया पिछले एग्ज़ाम से कि कैसे किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। मैंने अपनी तरह से कोशिश की, फिर मैं तैयारी में लग गई और मैंने तैयारी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर सितंबर में जब री एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिज़ल्ट मैं उसमें मैंने एग्ज़ाम वो दिया और जब उसका रिज़ल्ट आया तो मैंने पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया। वाक़ई वो मेरे लिए खुशी का लम्हा था, क्योंकि इस तरह का वो मेरे लिए पहला एग्ज़ाम था और वो भी मैं पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाई कर गई, तो शायद उस वक़्त वो मेरे लिए जेआरएफ की तरह ही था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने एकदम अपनी तैयारी है वो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाई और मैंने अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी अच्छे से। यानी उसके बाद मैंने पेपर 1 की सिलेबस पेपर 1 का सिलेबस जो भी है उसको मैंने एनालाइज़ किया, पेपर 2 के सिलेबस को एनालाइज़ किया, सारी चीज़ें मैंने देखी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड है। तो एक चीज़ मुझे जो समझ में आई कि पेपर 1 का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है, तो अगर एक-एक चीज़ मैं वहाँ पे पढ़ूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने वहाँ पे पेपर 1 के ख़ास करके पेपर 1 के जो टॉपिक्स है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, उसको मैंने एक जगह मतलब एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद जो मुझे समझ में आया कि कौन-कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको मैंने टॉपिक वाइज़ फिर उन टॉपिक्स का नोट्स तैयार किया और दिसंबर तक मैंने पेपर 1 के तकरीबन सारे ही टॉपिक्स के नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर मैं बात करूँ कि मनसूबाबंदी की कि मैंने किस तरह से मनसूबाबंदी की, तो सबसे पहले मैंने पेपर 2 और पेपर 1 को दोनों को ही एनालाइज़ किया, सबसे पहले सिलेबस को। और अगर बात करूँ सबसे पहले पेपर 1 की, चूँकि उर्दू के स्टूडेंट्स में ये चीज़ देखी गई है कि जो उनका पेपर 2 तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा उनकी तैयारी होती है, लेकिन पेपर 1 में वो लोग मार खा जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि पेपर 1 के लिए मैंने पेपर 1 को सेक्शंस में डिवाइड किया। यानी कि अगर बात की जाए पेपर 1 में तो वो उसमें 2 तरह के मतलब 2 तरह के उसमें सेक्शन होते हैं। एक तो प्रैक्टिस वाले होते हैं और एक ये थ्योरी बेस्ड सेक्शन होते हैं। तो प्रैक्टिस वाले में अगर बात की जाए तो आईसीटी, डीआई और मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे जो यूनिट्स हैं वो प्रैक्टिस, यानी कि इनके लिए आपको डेली वक्त निकालना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और थ्योरी बेस्ड यूनिट्स है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीडीई, फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, तो ये इन सारे यूनिट्स के लिए मैंने नोट्स तो तैयार किए ही, पीवाईक्यूज़ भी मैंने देखे और जो निमोनिक्स जो ट्रिक्स मैं लगा सकती थी वो मैं ट्रिक्स भी लगाती और उसको कॉपी में नोट भी करती और बार बार उसको रिवाइज़ करती। अगर डीआई की बात की जाए तो मुझे चूँकि पता था कि पेपर 1 में 2 यूनिट्स, एक तो डीआई और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें दोनों से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं इन दोनों की तैयारी अच्छे से कर लेती हूँ यानी तो 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स मेरे पक्के हो जाएंगे। तो मैंने डीआई के लिए ये किया कि जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं पिछले एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने उन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी प्रैक्टिस मैंने वहीं से स्टार्ट की। बार बार उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करती, जो चीज़ नहीं समझ में आती तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स के ज़रिए सारे वो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करवाए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं वहाँ पे देखती हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मैथ्स वाला पार्ट है वो मेरा यानी कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैथ्स वाला जो पार्ट है वो मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई, ना तो मुझे डीआई में दिक्कत हुई और ना ही मैथ्स वाले किसी भी पोर्शन में दिक्कत हुई इसे। और फिर बात की जाए अगर बाकी थ्योरी बेस्ड पे, तो मैंने तो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अगर मैं देखती तो फिर नोट्स बनाते और तैयारी करते और फिर रिविज़न करते, इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम चला जाता। तो चूँकि बस 6 महीने का टाइम होता है तो मैं इसमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकती थी। तो मैंने सिर्फ पेपर 1 के लिए उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी की, उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बनाए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स की मैंने वैसे तैयारी नहीं की थी। इसके बाद पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 में को भी मैंने उसी तरह से सेक्शंस में डिवाइड कर लिए थे, क्योंकि पेपर 2 जो है वो हमारा मेजर पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो उसके लिए उसकी तैयारी तो खैर सब बहुत अच्छी से होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि
उसको भी मैंने सेक्शंस में डिवाइड किए। जैसे उसमें एक सेक्शन हो गया अक़वाल का, एक सेक्शन हो गया हालात ज़िंदगी का, एक सेक्शन हो गया तसानीफ़ का। तो मैंने वो टाइम भी उसके हिसाब से डिवाइड कर लिया कि 1 घंटा मुझे डेली अक़वाल के लिए देना है, 1 घंटा मुझे हालात ज़िंदगी के लिए देना है और 1 घंटा मुझे तसानीफ़ के लिए देना है। इस तरह से मैं मतलब मैंने पूरा अपना रूटीन सेट कर लिया कि जैसे सुबह से 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा वो पढ़ना है। जैसे अगर मैं अक़वाल को पढ़ने बैठती तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अक़वाल को ही पढ़ती। उस वक़्त बीच में ना तो मैं हालात ज़िंदगी को कभी देखती और ना ही कभी तसानीफ़ को देखती। उसी तरह अगर मैं तसानीफ़ पढ़ रही हूँ तो उस 1 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ़ तसानीफ़ ही पढ़ा करती थी, अक़वाल या हालात ज़िंदगी को नहीं देखा करती थी। तो जब मैंने अपनी तैयारी कर ली और मैं जब रिवीज़न करने के लिए बैठती तो उसमें से अगर फिर मुझे लगता कि हाँ कोई पॉइंट मुझसे रह गया है, छूट गया है, तो वो मैं साइड में नोट कर लेती थी और फिर बाद में उस पॉइंट को फिर से देखती, रिवीज़न करती। इसके अलावा पेपर 2 के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। शॉर्ट नोट्स से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, यानी कि सारे यूनिट्स के तकरीबन सारे ही यूनिट्स के मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। और उसी उस शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं 1 घंटा डेली निकाला करती थी कि उसको रिवीज़न करना ही है, उसके लिए मुझे 1 घंटा देना ही है। तो फिर इस तरह से मैं पेपर 2 के लिए जो शॉर्ट नोट्स थे उसका भी मैं रिवीज़न किया करती डेली। इसके बाद जब एग्ज़ाम करीब आ गया, तकरीबन 1 से 1.5 महीना जब बाकी रह गया जब एग्ज़ाम पहुँचने में, तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि जितने भी PYQs है पेपर 2 के लिए, जितने भी PYQs हैं, मार्केट में तो वैसे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैंने वहाँ से PYQs इकट्ठे किए, यानी कि कुछ फ्रेंड्स से, फिर नेट से, और आजकल तो किताबें भी अवेलेबल है PYQs की शक्ल में, यानी PYQs अवेलेबल है किताबों की शक्ल में, माज़रत। तो मैंने वो किताबें ख़रीदी और शायद मैं दिखा पाऊँ कि किस तरह से मैं PYQs है वो सॉल्व करती थी। यानी कि लास्ट का जो 1 से 1.5 महीना है उसमें मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया PYQs पे, यानी कि मेरी तैयारी तो सारी हो चुकी थी, रिवीज़न के लिए मैं टाइम निकाल लिया करती थी। इसके अलावा मैं बाकी पूरा टाइम PYQs सॉल्व करने में ही अपना लगाती थी। इस तरह से मैंने अपनी पूरी तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का आज नतीजा है कि आज मैं यानी JRF हो चुका है मेरा। और आखिर में मैं मशवरा देना चाहूँगी उन तमाम लोगों को जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके उन लोगों को जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो उनके मुताबिक नहीं हो रहा है, जो वो रिज़ल्ट चाहते हैं, यानी कि जो JRF चाहते हैं वो कुछ नंबरात से JRF से रह जा रहे हैं, जो नेट करना चाहते हैं वो कुछ नंबरात से नेट से रह जा रहे हैं। या अगर आप क्वालिफ़ाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप लोगों को मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इब्तिदा में एक शेर कहा था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो आप लोग भी उसी शहसवार की तरह हैं जो मैदान जंग में कूद चुके हैं। तो अगर आप मैदान जंग में कूद चुके हैं तो आपको गिरना भी यहाँ पे, यानी कि आप गिरेंगे भी, लेकिन अगर जो इस गिरने से अगर जो हार मान गया फिर वो समझिए कि वो जंग वहीं पे हार जाता है। आपको फिर से उठना है, आप फिर से उठिए, तैयारी कीजिए, अपनी पिछली जो आपकी जो खामियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को तलाश कीजिए और उन कमियों को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए और फिर से तैयारी में लग जाइए। इंशाल्लाह आप ही में से फिर अगली बार दिसंबर 2025 में फिर कोई निकलेगा और इसी तरह से अपनी कामयाबी के लिए हम लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करेगा। तो आप लोगों को हार नहीं माननी है, फिर से तैयारी में लग जाना है और बस जो आपकी कमियां खामियां रही हों उसको पूरा करते हुए अपना मुक़द्दर बनाना है।